Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि इसके पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लासेस एक प्रोसेस ढंग से चल रही हैं और हम लोग बीएससी को एक टारगेट क्लास को लेकर के जिसके अंतर्गत उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पेपर विथ नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करें चैनल से, जिससे वो लोग भी एक अच्छी नोट्स बना सकें और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में थोड़ा किसी कारणवश केमिस्ट्री वाले सर अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो मैथ और फिजिक्स का आपका कंटिन्यू चल रहा है। प्रयास करेंगे कि एक दो दिन में केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी चालू हो जाए। तो जैसे कि हम आपको जोड़ेंगे पिछली क्लास से लेकर के, हम लोगों ने मैकेनिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जिसकी शुरुआत की थी कुछ दिन पहले, और उसके अंतर्गत हमने समझा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत हमने रेस्ट और मोशन को भी समझने का प्रयास किया था। वहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आगे जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो आपको टॉपिक मिलेगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अर्थात आज की हमारी क्लास जो आधारित होगी, बेस्ड होगी, वह होगी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर। चलिए बात करते हैं इसकी। देखिए आज का जो टॉपिक है वह है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आज का जो टॉपिक है वह है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वह इसे किस नाम से जानते हैं तो आप लोग पढ़े हैं संरक्षी बल, और इसे कहते हैं असंरक्षी बल। देखिए कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम बताते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नोट भी करते जाना है। जब आप संरक्षी बल या असंरक्षी बल के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो आपको कुछ बातें समझनी पड़ती हैं कि इसकी परिभाषा क्या है और ये होता क्या है। एग्जाम में जो आपसे पूछा गया है वह यह पूछा गया है कि कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसके एग्जाम्पल में हम किसे रखेंगे। आपको पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं कि एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है, इस चीज को प्रूव करिए, सिद्ध करिए। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तो बात सही है, कैसे ये सिद्ध करेंगे। लेकिन कंजर्वेटिव क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, इस बात को जब हम समझेंगे तो कई प्रकार से इसकी भाषाओं को, इसकी परिभाषाओं को दिया गया है। पहली जो बात है कंजर्वेटिव के बारे में वह बताई गई है कि मान लीजिए आप किसी पोजीशन ए पर मौजूद हैं। किसी पोजीशन जब ए पर हम मौजूद होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है और हम ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर जाते हैं, जिसे हम एक एरो से, तीर से प्रदर्शित करते हैं। ए से बी तक पहुंचे, बी से ए तक वापस जब हम आते हैं तो बनता है एक कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र बनता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स को बताने के लिए ये चीज यहां बताई गई है कि जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो यहां से और यहां तक जाने और वहां से यहां तक आने में जो किया गया कार्य है, जो वर्क डन है, वह जीरो होता है। अर्थात द वर्क डन इन अकॉर्डिंग टू प्लेस one point to another point with an object is zero is known as conservative force। अगर वर्क डन जीरो हो गया,
अगर वर्क डन 0 हो गया तो हम कहेंगे कि कंजर्वेटिव है, और वर्क डन अगर 0 नहीं हुआ तो हम कहेंगे कंजर्वेटिव नहीं। दूसरी बात क्या बताई गई है, दूसरी बात आप समझेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात हो गई वर्क डन कंप्लीट साइकिल में किया गया कार्य 0 होना चाहिए, तो इस पर आरोपित सभी बल सभी फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएंगे। दूसरी बात जब आप आते हैं तो जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं तो जो डिपेंडेंसी होती है, जो किया गया कार्य है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया कार्य है वह डिपेंडेंट होगा किस पर, पोजीशन पर। किस पर? पोजीशन पर। वर्क डन डिपेंड पोजीशन, अगर ऐसा है तो हम इसे कहेंगे कि यह क्या है, कंजर्वेटिव है। और अगर पोजीशन पर डिपेंड नहीं है तो क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव है। पोजीशन पर डिपेंड नहीं है तो किस पर डिपेंड है, तो देखिए ये जो पोजीशन को, ये क्या है, पोजीशन बता रहा है, स्थिति को बता रहा है ये दोनों, लेकिन ये क्या है, ये पाथ को बताता है, पाथ अर्थात रास्ते को बताता है। तो किया गया कार्य पोजीशन पर डिपेंड करेगा ना कि रास्ते पर। अगर रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पर डिपेंड करता है। प्रारंभिक, ध्यान देना, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर जब डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर, देन द फोर्स अप्लाइड इज नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात हो गई। दूसरी बात, तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को समझने के लिए कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ध्यान देंगे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिर से नीचे की ओर गिर आएगा। इसका मतलब है हमें ये बताना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ऊपर जाने के लिए जो ऊर्जा है अर्थात काइनेटिक एनर्जी है वह इक्वल होगी ऊपर से नीचे। इसका मतलब है इनिशियल, ध्यान देंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to the final kinetic energy, then the force applied on the object is known as the conservative force। तीन बातें क्लियर होनी चाहिए कंजर्वेटिव को समझने के लिए, और जब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा या इक्वल नहीं होगा तो नॉन कंजर्वेटिव। डिपेंडेंसी किस पे, पाथ पे शुरू हो जाएगी तो नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन 0 नहीं होगा तो नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहां देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। उससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में जो पूछा जाता है आपसे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है। आपसे पूछा जाए कि आप इसे डेरिवेट करिए, प्रूफ करिए कैसे कंजर्वेटिव होता है, तो हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट करेंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन आप नोट करेंगे। ध्यान दीजिए, तो जैसे देखिए यहाँ पास अगर हम इसको देखें, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा लेते हैं, फिर इसी में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव प्रूफ कर देते हैं। इसे आप इसी तरह बना के नोट कर लीजिए। ये आपकी कंडीशन है, इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। हम इसके बाद इसकी डेरिवेशन को देखेंगे। तो देखिए हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है कैसे। यह क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, और इसका डेरिवेशन हम लोग बता देते हैं। आपको समस्या होती है, एकदम रट के बैठे हैं। क्या रट के बैठे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है, लेकिन जब कोई पूछ लेता है कि कैसे होता है, तब यही बात फंस जाती है, नहीं बता पाते। उस चीज को अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो कंफर्म हो जाएगा कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ध्यान देंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पास एक चित्र बनाते हैं। पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये देखिए क्या है, समतल अर्थात एक सरफेस है। यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m1 है,
यह पॉइंट ए पर रखा है, इसे हम किसी हाइट h हाइट ऊपर तक ले जाएंगे तो मान लेते हैं यह पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। यह आपका पहला केस है, केस नंबर 1। बगल में फिर से आप केस नंबर 2 की बात करोगे तो यह कोई ऑब्जेक्ट फिर से है जो पॉइंट ए पर है, हमें कहां पहुंचना है? पॉइंट बी पर पहुंचना है, लेकिन रास्ता बदल जाएगा। ध्यान देंगे, आप ए से पहुंचे बी तक, बी से पहुंचे सी तक, सी से पहुंचे डी तक, और उसके बाद आप बी से कहां पहुंच गए? ई तक पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट a body of mass m is, let a body of mass m is from A to B। तो इसको देखो, हम लोग यहाँ पास देखेंगे कि मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से ई तक ले जाते हैं, तो देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मास m1 है उसे ए से ई तक ले जाते हैं, कहां तक? ऑफ हाइट h। आप जानते हैं कि h हाइट तक इसे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन W, और W वर्क डन कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। ध्यान देंगे, बल गुणे विस्थापन होता है, और आप पढ़े हो कि बल गुणे विस्थापन से जब आप निकालोगे तो विस्थापन h प्रतिस्थापित हो रहा है, और कितना? फोर्स बराबर mg। तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से h हाइट तक दूसरी ऊंचाई तक ले जाते हैं तो आप जानते हो कि यह जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वह mgh होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, mgh। आप समझिए, यह जो वर्क डन है, ध्यान देंगे, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा यही तो है कार्य करने की क्षमता को हमने क्या कह दिया? ऊर्जा कह दिया। अर्थात यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ा वही W की वैल्यू हो गई mgh। दूसरे केस में ये आपका था केस नंबर 1। ध्यान देंगे, केस नंबर 2 में जब आप आएंगे तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को अब यहां से ले जाना है, पहुंचाना है E तक, लेकिन रास्ता बदल गया। पहले हम B तक आए, फिर C तक आए, फिर D तक आए, फिर E तक आए। इसका मतलब है इन सेकेंड केस में आप देखेंगे टोटल वर्क डन W इक्वल टू, पहले यहां से यहां जाएंगे तो W ऑफ AB प्लस W ऑफ BC के बाद CD, और CD के बाद कितना हो जाएगा? BE। अर्थात इन चारों स्टेप में किए गए कार्य को, वर्क को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन वहां तक आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले इसे हम निकालेंगे WBC की वैल्यू। WBC, यह WBC क्या है? B से C तक जाने में किया गया कार्य WBC व्हाइट ब्लड सेल्स बायोलॉजी वाला नहीं है, वर्क डन फ्रॉम B टू C। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान दीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर के फॉर्म में, लेकिन जब हम इसे स्केलर में लाते हैं तो फार्मूला हो जाता है FD cos थीटा। होता है कि नहीं होता? FD cos थीटा आपने पढ़ा है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की थीटा क्या है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको एकदम ध्यान से देखना है। B से C तक जाने में ऑब्जेक्ट इस तरह जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर भागा जा रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को है कोई जो वापस अपनी तरफ बुला रहा है। वह कौन है? तो इधर ये क्या है? अर्थ है ना,
पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स से इसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, अर्थात फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच लगने वाला एंगल कितना 90 डिग्री। इसका मतलब है थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो बनेगा FD cos 90 और आप इसकी वैल्यू जानते हो 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, WBC की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। WBC 0 आ गया। सिमिलरली जब B से C तक आने में 0, तो B से C तक आने में भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इधर भी ये ऐसे आएगा, फिर ये नीचे बुलाएगा, तो बीच में कितना 90 डिग्री। इसका मतलब है आप यहाँ लिख सकते हो सिमिलरली W ऑफ DE की वैल्यू भी कितनी हो गई 0 हो गई। इन दोनों को ले चल के हम लोग पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में आएंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है तो देखेंगे इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 की ओर ले आएंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा WAB प्लस 0 WCD प्लस 0, तो बचेगा कितना WAB प्लस WCD। देखिए WAB यहां से यहां तक आने में क्या गया कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना AB हुआ, और यहाँ पे कितना फोर्स इनटू CD हो जाएगा। आप क्या करोगे, फोर्स को कॉमन ले लोगे, AB क्या बचेगा आपके पास, देखिए AB और प्लस CD बचेगा। AB प्लस CD जो बच रहा है, आप ध्यान दीजिए चित्र में, ये AB और प्लस CD ये दोनों को जब मिला देंगे तो यही तो H है। इसका मतलब इन दोनों के जगह में हम लिख सकते हैं कितना F इंटू H आप लिख सकते हैं। अब बताइए फोर्स इक्वल टू कितना होता है, तो फोर्स इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब है W F इंटू A इंटू H। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma हो जाएगा। और अब देखिए ये क्या है, एक्सेलरेशन। देखिए ये अर्थ के अपोजिट जा रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन बदल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, अर्थात A इक्वल टू G हो जाएगा, तो बच जाएगा W इक्वल टू mgh। ध्यान दीजिए ये रहा समीकरण संख्या 3, इक्वेशन नंबर 3। तो जब हमने केस 1 सॉल्व किया था, तो वहां पास भी आया था कितना W बराबर mgh। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर कितना 1 था। तो दोनों इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम 1 एंड 3 आप देखिए, तो फ्रॉम 1 एंड 3 क्या क्लियर हो रहा है कि वर्क डन इक्वल है। इसका मतलब है क्लियर है कि वर्क डन इज इक्वल इन बोथ केसेस। जब दोनों भाई चाहे यहां से यहां सीधा सीधा जाओ, चाहे आप ऐसे ऐसे जाओ, वर्क डन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब रास्ते से कोई मतलब नहीं है, ये पाथ में डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है, यह पोजीशन पर डिपेंड करता है। मीन्स इट डिपेंड ऑन पोजीशन, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से और एकदम आसान तरीके से आपको बताया गया है। आप इसे इसी तरह नोट डाउन करेंगे और नोट्स को एक प्रॉपर ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग देखिए, यह हमें विश्वास है कि ये वीडियो या जो क्लास है या जो मेथड है आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आप असली में पढ़ना चाहते हो तो आप एक कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइए, घर में बैठ के पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि लगातार हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आपको पूरा का पूरा एक इम्पोर्टेंट ढंग से इम्पोर्टेंट जो वीडियो है, क्लासेस है, लेक्चर है, वो आपको दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए जो लोग क्लास नहीं आ पा रहे हैं, जिससे उनके पास भी क्या है, यह एक अच्छी इंपॉर्टेंट नोट्स बन सके। ये जो पेपर मैकेनिक्स का है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे आप लोगों में है, कुछ यूनिवर्सिटियों में
तो जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा हम इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी आपको देंगे और पूरे पूरे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। तो ठीक है, यहीं तक रखेंगे, हम लोग मिलेंगे कल, इसको नोट करिए।